अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग में, और आज का व्लॉग मैं रात के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 का टाइम था, तो मैंने सोचा कि यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मैं बना रही थी होममेड क्रीम चीज़। अच्छा, वैसे मैंने पहले कभी भी क्रीम चीज़ घर पे ट्राई नहीं की, ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी जो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बनी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को शेयर करती हूँ, जिसको बनाना बहुत ईज़ी है। अच्छा, जैसे आजकल रमज़ानुल मुबारक है, सहरी में योगर्ट या सालन वगैरह खाया जाता है पराठे के साथ, लेकिन रोज़ एक चीज़ खा खा के दिल उकता जाता है, खाने को दिल नहीं करता है। तो पराठे और क्रीम चीज़ का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त है और मेरे हस्बैंड का फ़ेवरेट है। तो हम क्रीम चीज़ हमेशा रेडीमेड ही यूज़ करते हैं, और वो किसी अच्छे स्टोर से यानी कैश एंड कैरी वगैरह से लेते हैं। जैसे मैं गीगा मॉल गई हुई थी, तो वहाँ से कारफोर से मुझे क्रीम चीज़ लेनी थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी ब्लॉग में कि शॉपिंग करते हुए हम इतना ज़्यादा थक गए थे और काफ़ी टाइम ऊपर हो गया था कि हम ग्रॉसरी सेक्शन में नहीं जा सके थे। तो मेरा क्रीम चीज़ लेना रह गया था, तो मैंने सोचा कि चलें मैं क्यों ना खुद से क्रीम चीज़ बनाती हूँ और अपने हस्बैंड को देती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्रीम चीज़ कहीं और से भी बाय कर सकती हूँ, तो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड मुझे कहीं और से बाय नहीं करने देते हैं। वो कहते हैं कि तमाम चीज़ें जो इस तरह की हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर में चिलर्स में पड़ी होती हैं, तो उनका टेस्ट बिल्कुल ठीक रहता है, परफेक्ट रहता है। तो किसी भी आम स्टोर से या कैश एंड कैरी से मुझे नहीं लेने देते, क्योंकि ये तमाम चीज़ें वहाँ पे ऐसे ही शेल्फ से पड़ी होती हैं, तो इनके टेस्ट में ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी अच्छी कैश एंड कैरी से, जैसे अल-फतेह हो गया या ग्रीन वैली हो गया या कारफोर हो गया, वहाँ से क्रीम चीज़ या इस तरह की चीज़ें बाय करें, तो वो हम लोग उसमें जो है ना कंफर्टेबल रहते हैं। तो बस इसीलिए मैं क्रीम चीज़ घर पे रेडी कर रही थी, तो इसके लिए मैंने एक वोक में 1 लीटर दूध ले लिया था। उसके अंदर मैं हाफ़ कप व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ, और व्हिपिंग क्रीम आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया था, और इसको मैंने एक बॉयल आने दिया था। जब अच्छे से एक बॉयल आ गया था, तो मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून विनेगर के ऐड कर दूँगी। आप विनेगर की जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। आप 4 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर लें या 4 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर लें। बेसिकली आपके दूध को फिटाना है, यानी कर्डल करना है। तो जब आप दूध के अंदर विनेगर या लेमन जूस ऐड करेंगे, तो दूध खुद ब खुद इस कंडीशन में आ जाएगा। आपने ये नहीं करना कि दूध कर्डल नहीं हो रहा तो आप मज़ीद इसके अंदर लेमन जूस या विनेगर ऐड करते जाएँ, तो इससे बहुत ज़्यादा सावर टेस्ट आ जाएगा और आपकी क्रीम चीज़ जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने थोड़ा-सा पेशेंस दिखाना है। तो थोड़े से टाइम में जो है ये दूध कर्डल हो जाएगा। जब इसको हमने थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है, तो उसके बाद हमने एक स्ट्रेनर ले लेना है। तो उसके अंदर से हमने जो है ना इसको स्ट्रेन कर लेना है। आप चाहें तो कोई मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये स्ट्रेनर यूज़ कर रही थी। सारा जो मिल्क था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, और इसका जो पानी है वो सारा ड्रेन हो जाएगा, और हमारे पास एक थिक सा मिक्सचर जो है वो आ जाएगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो टाइम देना है, 1 से 2 घंटे लगेंगे, और ये सारा जो आपके पास इसके अंदर से पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, साइड से मैं इसको इकट्ठा कर रही थी ताकि जो जाली है उसमें से सारा जो इसका पानी है वो रिमूव हो जाए। चलें, यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 घंटे के अंदर ये सारा जो पानी है वो इसके अंदर से स्ट्रेन हो गया था, और हमारे पास एक थिक सा मिक्सचर आ गया था। देखिए मज़ीद इसके अंदर मैं प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी पानी नहीं है। बेसिकली आपको यही मिक्सचर चाहिए है। क्रीम चीज़ बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बनाना भी सिखाती हूँ। ये जो भी हमने चीज़ रेडी की है, इसको कॉटेज चीज़ भी बोलते हैं। इसको आप एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक थिक सा मिक्सचर बन जाता है, ये चीज़ बन जाती है, और आप इसको इस तरीके से क्यूब्स में कट करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप फ्रीज़र से निकालें और इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ऑमलेट बनाएँ उसमें यूज़ कर लें। जो इसके क्यूब्स आप कट करेंगे उनको आप हल्के से ऑयल में फ्राई कर लें, और अपने किसी भी मील के साथ इसको लें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मकई की रोटी बनाएँ, उसके साथ इसको खाएँ, साग के साथ खाएँ। तो ये कॉटेज चीज़ जो है ये रेडी हो गया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, एक स्टेप जो था इसके ऊपर हमने कॉटेज चीज़ को रेडी किया था, और अब जो मैं आपको तरीका बताऊँगी उसमें हम क्रीम चीज़ रेडी करेंगे। अब यही जो कॉटेज चीज़ था इसको हमने एक ब्लेंडर में डाल लेना है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये कट हो रहा है, यानी इसकी क्यूब्स बहुत अच्छी कट हो सकती हैं। ब्लेंडर में डालने के बाद ये जो हमारा मिल्क हमने रिमूव किया था, यानी जो पानी इसमें से निकला था, उसके 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी, क्योंकि ये बहुत ड्राई मिक्सचर है। इस तरीके से ये ब्लेंड नहीं होगा, तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा इसको लिक्विड फॉर्म में लेकर आना है। इसके अलावा मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के जो है रूम टेम्परेचर का बटर भी ऐड कर रही हूँ, और बटर मैंने अनसॉल्टेड लिया था। तो आप अगर सॉल्टेड बटर लेंगे, तो आपने जब इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था, तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से ऐड करना है। तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, और हमारी ज़बरदस्त सी जो है वो क्रीम चीज़ रेडी हो जाएगी। यानी इतना ब्लेंड करना है कि बिल्कुल स्मूथ क्रीमी टेक्सचर में आ जाए, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 3 टू 4 टेबलस्पून इसके अंदर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी क्रीम चीज़ हमारी रेडी हो गई है। इसको मैंने अभी एक बोल में ट्रांसफ़र किया है, उसके बाद मैं इसको एक जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और ये मैंने टेस्ट की थी, ये इंतहाई मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार बनी थी।
तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे हस्बैंड खाने-पीने में थोड़े-से चूज़ी हैं, उनको हर चीज़ पसंद नहीं आती है। तो जब वो कोई चीज़ पास कर देते हैं, तो मुझे पूरी तसल्ली हो जाती है कि ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो जब मैंने ये क्रीम चीज़ उनको टेस्ट कराई थी, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। उन्होंने तो पास कर दी थी क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल ओरिजिनल क्रीम चीज़ की तरह था। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और जब आपने ये ट्राई की है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? तो हम बाज़ार से जो इतनी महँगी क्रीम चीज़ लेते हैं, तो ये हाफ़ प्राइस में आपकी घर में ज़बरदस्ती क्रीम चीज़ रेडी हो जाती है। इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉटल में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं और 3 वीक्स तक बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब मैं क्रीम चीज़ रेडी करने के बाद अपने रूम में आई, तो यहाँ पे मेरी बेटी अपने कामों में लगी हुई थी। एक्चुअली अब मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, तो गर्मी काफ़ी हो गई है, तो आइज़ा मुझे कब से कह रही थी कि मामा मेरे समर के सारे ड्रेसेज़ जो हैं, वो आप निकाल दें और विंटर के सारे ड्रेसेज़ जो हैं, वो समेट दें। तो मैंने उसको टास्क दिया हुआ था कि जब तक मैं किचन में बिज़ी हूँ, तो मेरे आने तक आप अपने तमाम कपड़े जो हैं अपनी कबर्ड में से निकालें और इन कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखें। तो उसने अपने हिसाब से तमाम कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखा हुआ था और वो छोटी है, तो उसने अपने हिसाब से फ़ोल्ड किए हुए थे। तो बस मैं इन्हीं कपड़ों को जो है वो दोबारा से फ़ोल्ड कर रही थी और सेट करके रख रही थी। और क्योंकि अब वाक़ई में मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, गर्मी हो गई है, धूप निकलती है तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है और बच्चों का खून तो वैसे ही बहुत गर्म होता है। जब वो खेल-कूद करते हैं, भाग-दौड़ करते हैं, तो उनको जल्दी से है ना वो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो बस आजकल का मौसम जो मार्च अप्रैल का होता है ना, वो कुछ अजीब सा ही होता है। किसी वक़्त ठंड लगती है, किसी वक़्त गर्मी लगती है। तो जब बारिश होती है तो मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है और आम दिनों में जो है ना जब धूप निकलती है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं तमाम कपड़ों को दोबारा से फ़ोल्ड करके रख रही थी और जो कपड़े उसके साइज़ के थे, यानी उसको नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह आने थे, तो वो सारे कपड़े मैं रख रही थी। और कुछ कपड़े ऐसे थे जो आइज़ा ने बिल्कुल इस सीज़न में पहने भी नहीं थे और बिल्कुल न्यू थे और आइज़ा को नेक्स्ट ईयर तो बिल्कुल भी नहीं आने थे। तो मैं वो निकाल के साइड पे कर रही थी ताकि जो नीडी होंगे मैं उनको दे दूँगी। तो मैं इसी तरह ही करती हूँ, कपड़ों को जो है वो नज़र में रखती हूँ। जो कपड़े आइज़ा नहीं पहन रही होती हैं या उसको छोटे हो रहे होते हैं, नेक्स्ट ईयर नहीं आने होते हैं, तो मैं तमाम कपड़े जो है वो निकाल देती हूँ और कपड़े जो हैं फिर मैं किसी ना किसी को दे देती हूँ जो इनको इस्तेमाल कर सके। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, तो मैं बहुत शौक से आइज़ा के लिए जो है ना डिज़ाइनिंग करके कपड़ों को स्टिच करती हूँ। तो इतनी मेहनत से और इतने प्यार से मैंने कपड़ों को स्टिच किया होता है, तो कपड़े जो हैं वो आइज़ा के जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, यानी इनकी कोई सिलाई वगैरह नहीं उधड़ती, कोई बटन नहीं उतरता। बस साइज़ में थोड़े छोटे हो जाते हैं, तो मैं इनको जो है ना किसी न किसी बच्चे को दे देती हूँ जो इनको शौक से इस्तेमाल करता है। क्योंकि कपड़ों को जब आप किसी को दें तो इसी कंडीशन में दें कि वो अच्छी कंडीशन में हो, दूसरा इनको पहने तो खुशी के साथ पहने। मैंने बाज़ दफ़ा देखा है कि लोग जो हैं बिल्कुल जो ख़राब कपड़े होते हैं, फटने वाले होते हैं, वो दूसरे लोगों को दे रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है कपड़े जो है वो आप डिस्कार्ड कर दिया करें, बजाए कि आप किसी को इस तरह के कपड़े पहनने के लिए दें। तो यहाँ पे मैंने तमाम कपड़े जो हैं वो आइज़ा के फ़ोल्ड करके रखे हुए थे। कबर्ड में से उसने तमाम चीज़ें अपनी निकाली हुई थी और स्टफ़ टॉयज़ का तो आप ना ही पूछें, इतना ढेर है आइज़ा के पास। तो कुछ स्टफ़ टॉयज़ जो रात को आइज़ा को साथ लेके सोने की आदत है, वो मैंने बाहर रखे हुए हैं, बाकी तमाम स्टफ़ टॉयज़ जो हैं वो मैंने सँभाल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मौसम के साथ-साथ आइज़ा की कबर्ड की सेटिंग भी चेंज हो रही थी। कुछ फैंसी ड्रेसेस को मैंने फ़ोल्ड करके रखा था क्योंकि फ़िलहाल तो कोई शादी नहीं आ रही है, तो ये अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं होने थे। बाकी कुछ 1-2 जो विंटर के ड्रेसेस थे वो मैंने सामने रखे थे क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा है कि कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी हो जाती है। तो अगर मैं सारे कपड़े सँभाल दूँगी तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बाकी सारे समर के ड्रेसेस तो मैंने निकाल दिए थे और इनको मैंने फ़िलहाल ऐसे ही हैंग किया था। अभी प्रेस वगैरह नहीं किया था क्योंकि अभी टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलें आहिस्ता-आहिस्ता जो है मैं इनको प्रेस भी करके रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने आइज़ा की कबर्ड के अंदर जो है ना इस तरह की एलईडी लाइट्स लगाई हुई हैं, बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स हैं, इनसे बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है। अक्सर सुबह स्कूल के लिए जब आइज़ा रेडी होती है तो रूम की लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी लाइट के अंदर आइज़ा को तमाम चीज़ें जो हैं उसकी मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पे आइज़ा की तमाम कबर्ड जो है वो सेट हो गई थी। इसके बाद हमने सहरी की थी और सहरी के बाद मैं थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ, सोती नहीं हूँ क्योंकि उसके बाद फिर स्कूल के लिए उठना पड़ता है। तो आइज़ा को स्कूल भेजने के बाद मैं फिर थोड़ी देर के लिए सोती हूँ और फिर आइज़ा के स्कूल से वापस आने तक जो है फिर मैं उठ जाती हूँ। तो यही इसी तरह की रूटीन है रमज़ान में, नींद पूरी नहीं होती है, बस आप 3 से 4 घंटे ही सो सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद उठ के दोबारा से किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू बुखारे की चटनी। और साथ ही मैंने यहाँ पे आलू भी बॉयल होने के लिए रखे हुए थे क्योंकि आज मुझे आलू के समोसे भी रेडी करने थे, जिसकी रेसिपी मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स जो है यानी 200 ग्राम आलू बुखारा ले लिया था और आपने आलू बुखारा बिल्कुल इसी तरह का फ्रेश लेना है, डार्क कलर का या थोड़ा-सा ब्लैक कलर का नहीं लेना, बिल्कुल यही कलर का आपने लेना है और इसको मैं 2 कप पानी के अंदर डाल दूँगी और इसको फिर मैं पकने के लिए रख दूँगी। जब इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी जो कि मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ। ये देखें यहाँ पे पानी को बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है और अब मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप से भी कम जो है वो शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं।
तो क्योंकि यहाँ पे 200 ग्राम आलू बुखारा है और 2 कप पानी है जिसको पक के मज़ीद कम हो जाना है, तो शुगर मैंने उसी हिसाब से इसके अंदर ऐड की है। अब मैं इसको लो हीट के ऊपर ढक के पकने के लिए रख दूँगी ताकि आलू बुखारा बहुत अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल अच्छे से गल जाए। आपको लगता है कि जल्दी से गल जाएगा, लेकिन इसको कुक करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो मैं इसको लो हीट के ऊपर कुक होने के लिए रख दूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पे आलू तो बॉयल हो गए थे, साथ ही चिकन भी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। चिकन से भी मैं एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी करूँगी, जिसको मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि मैं क्या रेडी करी थी। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैंने अरेबिक कुनाफा रेडी किया था, जो कि मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो वो कुनाफा तो ख़त्म हो गया था, तो अब दोबारा से फ़रमाइश आई थी कि हमें दोबारा से कुनाफा बना के दें। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे मिल्क और जो शुगर सिरप था वो रेडी होने के लिए रखा हुआ था। अब यहाँ पे आलू भी बॉयल हो गए थे और जिनको मैं मैश कर लूँगी। और यहाँ पे मैं समोसों के लिए जो है वो सारा मिक्सचर रेडी कर रही हूँ और मैश किए हुए आलू के अंदर मैं हस्बे ज़रूरत सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट थी, यानी मैंने 1 एंड हाफ़ टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था, 1 एंड हाफ़ टीस्पून ही मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी, हाफ़ टीस्पून ही मैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी, हाफ़ टीस्पून दूसरा ज़ीरा ऐड करूँगी साबित, हाफ़ टीस्पून चाट मसाला ऐड करूँगी, 1 पिंच अजवाइन ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टीस्पून ही सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ी-सी मैंने इसके ऊपर हींग स्प्रिंकल की थी। और इसके बाद मैं इसके अंदर धनिया और पुदीना थोड़ा-सा कट करके जो है ना ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही थी। तो बस मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड नहीं की थी। अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसको अभी मैंने फ़िलहाल साइड पे रखा है, ये अमेज़ा अभी रेडी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस दौरान मैं सारे काम साथ-साथ कर रही थी, तो हमारा जो आलू बुखारा है बहुत अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो गया था। अब मैं इसके अंदर बाकी के तमाम स्पाइसेस ऐड कर लूँगी और स्पाइसेस मैं लिटरली 1 पिंच के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर रही थी, क्योंकि आलू बुखारा जो है वो 200 ग्राम्स था और अगर हम इसको ज़्यादा स्पाइसी कर देंगे या इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करेंगे तो जो आलू बुखारे का ओरिजिनल टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जिसको हमने ख़त्म बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैंने 1 पिंच इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था, 1 पिंच काला नमक ऐड किया था, 1 पिंच रेड चिली पाउडर, 1 पिंच ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा 1 पिंच मैंने जिंजर पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला इसके अंदर ऐड किया था। इसके अलावा मैं 1 टीस्पून इसके अंदर चार मगज़ ऐड कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनको हमने मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए कुक करना है। और ये चटनी आप फ्रिज में आसानी से तकरीबन 1 मंथ तक जो है वो रख सकते हैं, यानी इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसके लिए आपने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर विनेगर का ऐड कर लेना है। विनेगर डालने से ऐसा होगा कि आपकी ये चटनी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी और आप बहुत ही आसानी से इसको 25 से 30 दिन यानी 1 महीने तक फ्रिज में आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है, यानी आपने इसको कितना थिक रखना है, इसका जो सिरप है वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैं बस इसको इतना ही रखूँगी क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ी-सी और थिक हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से हमने इसको कुक कर लेना है लो हीट के ऊपर और फिर हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और ठंडा करने के बाद हम इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बस आपने जिस बॉक्स में इसको स्टोर करना है वो बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अच्छे से ड्राई बॉक्स के अंदर आपने इसको स्टोर कर लेना है या बॉटल में इसको स्टोर कर लेना है। अच्छा, जो दालचीनी हमने डाली थी उसको हम बाद में रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हमारी आलू बुखारे की मज़ेदार सी चटनी रेडी हो गई है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वोक ले ली है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून के करीब जो है ऑयल डाल दूँगी, साथ 1 पिंच के करीब मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी कि ज़ीरा हल्का सा रोस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने समोसों के लिए आलूओं का मिक्सचर रेडी किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और बिल्कुल लो हीट के ऊपर हम ऑयल के साथ इसको थोड़ा-सा जो है वो 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे, यानी हल्का सा इसको कुक कर लेंगे। इससे आलूओं का जो अमेज़ा है उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और जब आप आलू के समोसे बनाते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा इसका ना अच्छा टेस्ट लगता है। देखने में तो ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप लग रहा है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस स्टेप को करके आलू के समोसे बनाएँगे तो आपके समोसे जो हैं वो नॉर्मल टेस्ट से बहुत हट के बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से एक बोल में निकाल लिया है। अब हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और यहाँ पे जो मैं कुनाफे के लिए मिल्क का सिरप रेडी करी थी उसको भी बस मैं मज़ीद 5 मिनट और कुक करूँगी। ये थोड़ा-सा और थिक हो जाएगा तो मैं इसके फ्लेम को भी ऑफ कर दूँगी। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के साथ-साथ मैं सालन भी रेडी कर रही थी और मैं सोच रही थी कि आज मैं आलू और मेथी का सालन बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने वोक के अंदर ऑयल ले लिया था। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और 2 अदद आलू मैंने क्यूब्स कट करके रखे हुए थे, इनको मैं इसके अंदर अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और हल्दी ऐड करूँगी, आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। मेथी जो है वो भी मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी। मैंने आपको अपनी प्री रमज़ान प्रिपरेशन वाले व्लॉग में बताया था कि मैंने मेथी को फ्रीज़ करके रखा हुआ है। कुछ जो है वो मैं कभी-कभार पकौड़ों में यूज़ कर लेती हूँ और कुछ जो है वो मैंने आज आलू मेथी में इस्तेमाल की थी।
तो अब मैंने मेथी जो है वो भी निकाल ली हुई थी और जो आलूओं को मैं 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से इसके अंदर भून लूँगी और अब मैं इसके अंदर मेथी ऐड कर लूँगी। अच्छा, मेथी के अंदर खुद से इतना ज़्यादा पानी होता है कि आपको इसको दम पे रखते हुए पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लगती है। अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी और अब मैं इसको लो हीट के ऊपर दम पे रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने जो चिकन बॉईल किया हुआ था और मैं इसको श्रेड कर रही हूँ और मैं बिल्कुल इसी तरीके से श्रेड करती हूँ। इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होते और आपका जो चिकन है बहुत ही ज़्यादा फाइन श्रेड हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा चिकन जो है वो श्रेड हो गया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड की है। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, हॉट सॉस, ऑयस्टर सॉस, वॉर्सेस्टरशायर सॉस, ये तमाम सॉसेस मैं हस्बे ज़रूरत जो है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ जो है ऑरिगानो लीव स्प्रिंकल करूँगी और 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड कर लूँगी। वैसे तो चिकन को हमने बॉयल करके कुक कर लिया है, लेकिन हमने योगर्ट के साथ इसको मज़ीद कुक करना है। इससे बहुत ही अच्छा जो है वो चिकन का फ्लेवर आ जाएगा। अब हमने इसको एक पैन में डाल लेना है और थोड़ा-सा ऑयल हमने इसके ऊपर 2 टेबलस्पून के करीब डालना है और इसको हमने फ्लेम ऑन करके कुक होने के लिए रख देना है। इतना कुक करना है कि जो दही है उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सा आपका चिकन का जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा। जितनी देर में चिकन कुक हो रहा है हम इसके लिए एक मज़ेदार सी सॉस रेडी कर सकते हैं और बिलीव मी ये बहुत ही मज़ेदार सॉस रेडी होती है। आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टू 5 टेबलस्पून मायोनीज़ के ले लिए हैं। 4 टू 5 टेबलस्पून मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड करूँगी। हस्बे ज़रूरत मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी और इसके अलावा ग्रीन चटनी का जो मिक्सचर है वो मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और ये चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आप इस चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे चटनी भी हमारी ज़बरदस्ती रेडी हो गई है और चिकन भी बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इनको अभी हम साइड पे कर लेते हैं और यहाँ पे आलू और मेथी का सालन जो है वो भी रेडी हो गया है। आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं, लेकिन अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे भूनूंगी अच्छे तरीके से और जब मैं इसको सर्व करूँगी तो मैं बटर डाल के इसको सर्व करूँगी। यहाँ पे समोसों की जो फिलिंग हमने रेडी की थी वो भी बिल्कुल ठंडी हो गई है और अब हम जो मांडा पट्टी है यानी समोसा पट्टी है इसको अलग-अलग कर लेते हैं क्योंकि ये आपस में जुड़ी होती हैं। तो अभी मैं आपको समोसों का बनाने का तरीका भी बताऊँगी। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हमें समोसे बनाना ज़रा मुश्किल लगता है, तो यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ आप समोसे की जो फिलिंग है वो रेडी कर सकते हैं और समोसों की जो शेप है वो भी रेडी कर सकते हैं। बस आपने इसी तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने अपना फर्स्ट ट्रायंगल जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है और उसके बाद आपने इसको ओवरलैप कर देना है और आपकी एक बहुत ही क्यूट सी पॉकेट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अपने हाथों में आपने इस पॉकेट को लेना है और उसके बाद आपने जो भी फिलिंग रेडी की होगी तो वो आपने इसके अंदर फिल कर देनी है। अच्छी सी फिलिंग अपने इसके अंदर रेडी करनी है और उसके बाद हमने इसको इस तरीके से ओवरलैप कर देना है। यहाँ पे मैंने मैदे और पानी का भी एक मिक्सचर बनाया हुआ है जिसकी वजह से साथ जो है वो हम इन पट्टियों को जॉइन करेंगे आपस में। और आप चाहे तो एग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को एग की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो मैदा और पानी का जो मिक्सचर है वो बेस्ट रहता है। इस तरीके से मैं इसको ओवरलैप करूँगी और जिस तरीके से ये पट्टी सेट होगी उस तरीके से मैं इसको फोल्ड करते हुए सेट करके एक समोसे की बहुत प्यारी सी शेप रेडी कर लूँगी। ये देखिए जो आपका फर्स्ट ट्रायंगल है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और फर्स्ट ट्रायंगल सही तरीके से बनेगा तो उसके बाद आगे आपकी जो समोसे की शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे मैं इसलिए आपको एक और समोसे की भी जो फिलिंग है वो बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने समोसे को शेप देनी है। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपके समोसे जो हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे और इनको आप बना के आसानी से जिपलॉक बैग में डाल के काफ़ी टाइम तक फ्रीज़र में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल कुछ समोसे रेडी किए थे जो मुझे अभी इफ्तारी में फ्राई करने थे। बाकी समोसे जो है वो मैं ठहर के रेडी कर लूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। और यहाँ पे मैं एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं चिकन ब्रेड पॉकेट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने 2 स्लाइसेस ब्रेड के ले लिए थे। इनके कॉर्नर्स को मैं रिमूव कर दूँगी और फिर दोनों स्लाइसेस को एक रोलिंग पिन की मदद से मैं अच्छे तरीके से फ्लैट कर दूँगी यानी बेल लूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी इनको फ्लैट कर देना है और उसके बाद हमने कोई भी कटर ले लेना है राउंड शेप में, उसकी मदद से हमने इसके सर्कल्स को बीच में से कट कर लेना है। अच्छा, मेरे पास कोई भी बड़े साइज़ का कटर या टूल नहीं था तो मेरी जो ब्रेड की पॉकेट थी वो साइज़ में थोड़ी छोटी बनी थी। आपके पास अगर बड़े साइज़ का कोई भी कटर होगा तो उसके साथ आपने इसकी पॉकेट्स को कट करना है, तो उससे आपकी बहुत ही अच्छी पॉकेट्स बनेंगी। अंडा और ब्रेड क्रम्स हम इसको लगाएंगे और उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते हुए के क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गए थे, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो यहाँ पे अभी मैं आपको फ्राई की हुई पॉकेट सिखाऊंगी। अच्छे तरीके से जो है ये ब्रेड जब फ्राई होगी तो ये दरमियान में से फूल जाती हैं और आपस में जो दोनों साइड्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, तो ब्रेड की बहुत प्यारी सी जो पॉकेट्स हैं वो रेडी हो जाती हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरे पास बड़े साइज़ का कोई भी टूल नहीं था तो मेरी पॉकेट जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी बनी थी, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप किसी बड़े सर्कल के साथ जो है वो ब्रेड की कटिंग कीजिएगा। उसके बाद हमने इसकी पॉकेट्स को हाफ़ कर लेना है ब्रेड को और इसको ओपन करके इसके अंदर जो हमने सॉस और चिकन की फिलिंग रेडी की थी उसके साथ हमने इसको फिल कर देना है।
आप चाहें तो इसके ऊपर केचप भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादा केचप यूज़ नहीं की थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा केचप अच्छी नहीं लगती है। तो हमेशा वही चीज़ बनाएं जो आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को पसंद आती है। तो इस तरीके से मैं सॉस और चिकन लगा के एक ज़बरदस्त सी जो है ब्रेड की पॉकेट्स रेडी कर लूँगी। और ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। तो मेरे कहने के ऊपर आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त सी हमारी चिकन ब्रेड पॉकेट्स रेडी हो गई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। आई होप मेरी आज की ये वाली रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो यहाँ पे हमारी चटनी भी रेडी हो गई थी, इसके साथ-साथ अरेबिक कुनाफा भी रेडी हो गया था और बाकी के तमाम समोसे मैंने बना के ज़िप-लॉक पैक में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर दिए थे। तो आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा रेसिपी शेयर की हैं, जो कि आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।